हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचिंग लवर्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने बिहार प्राइमरी टीचर के लिए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की थी और आज उस सीरीज का 11वां सेट। कौन सा 11वां सेट? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप 46 मीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई होगी। क्या कह रहा है? विकर्ण की लंबाई। तो एक परिमाप है, यह हमारा आयताकार एक क्षेत्र, यानी आयताकार कोई दरी होगी जिसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या कह रहा है? ये अगर एल है, ये बी है, तो एल गुणे बी बराबर है 120। उसका परिमाप 2l+b बराबर कितना दिया है? 46 दिया है। इससे एल की वैल्यू निकाल। अगर हम इससे एल की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 120/b, और इस एल की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। तो ये क्या है? 2l+2b = 46। तो ये 2l है, एल की जगह रख दो, तो 2 × 120 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 240 + 2b और बटे b = 46। अब इसको क्या करें? देखो, अब इसका b का एलसीएम ले लो यहाँ से। तो हमने b का एलसीएम ले लिया। तो जब b का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? 240 + 2b² बराबर 46 हो जाएगा। और देखो, जब b इस तरफ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 46 भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये हो जाएगा 2b² - 46b बराबर -46b और प्लस 240। इस 46b को हमने इस तरफ, अब 2 से सब में भाग दे दो। b² माइनस 2 दूनी 4, 2 3 6, 23b प्लस 12 दूनी, ये आ गया। अब हमारा क्या बन गया? b² - 23b + 120 बन गया। अब ध्यान से देखो, इस 120 के हमें क्या करने हैं? खंड कर। 15 × 8 = 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 × 8 = 120 और 15 में 8 तो 23 आ जाएगा। 15 × 8 = 120। समझ आया? 15 × 8 = 120 हो गया। अब ये बताओ, जो हमारी आयत है उसकी लंबाई तो बड़ी होती है ना, और चौड़ाई छोटी होती है, तभी तो वो आयत कहलाएगा। यानी लंबाई बड़ी और चौड़ाई छोटी, आयत हो गया। तो ये इसकी हम एल मान लें और ये इसकी हम डी मान लें। क्या मान लें? ये हमारी एल हो गई और ये हमारी बी हो गई। और सवाल में पूछा क्या? तो उस विकर्ण की लंबाई ज्ञात। तो हमें क्या पूछा है? विकर्ण की लंबाई। अगर हमारे पास एल है और बी है, एल बराबर 15 और बी बराबर 8 है, तो हम विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर लें। तो विकर्ण के लिए क्या लगा दें? पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो क्या हो जाएगा? अगर ये ए है, अब देखो, तो विकर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, तो यहाँ हो जाएगा, इस तरफ यहाँ लगाए दें पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √l² यानी 15 और प्लस 8²। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 15 15 225 प्लस 8 8 64, ये हो गया 289। और 289 किसका होता है? 17। यानी इसका जो विकर्ण आया वो विकर्ण कितना आ गया? 17 मीटर आ गया। बताओ, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? एक 6 मीटर लंबा पेड़ है
4 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय एक झंडा स्तंभ का मतलब होता है झंडे का जो पोल होता है ना, डंडा, उसी को झंडा स्तंभ कहते हैं। 50 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो झंडा स्तंभ की लंबाई क्या हो? ध्यान से देखो, 50 मीटर, हमें झंडे की लंबाई या ऊंचाई नहीं पता है कि झंडा कितना ऊंचा है या झंडा कितना लंबा, यानी जो झंडे का स्तंभ है वो कितनी ऊंचाई पर है या कितनी उसकी लंबाई है वो नहीं पता है। तो हमें झंडे का जो स्तंभ है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता चल जाए कि 1 मीटर लंबी छाया पता चल जाए कितना लंबा पेड़ हो। तो देखो 4 मीटर, ये 4 मीटर छाया, यानी 4 मीटर छाया कितना, 6 मीटर लंबा पेड़ बना रहा है। 4 मीटर की छाया 6 मीटर लंबा पेड़ बना रहा है, तो 1 मीटर की छाया कितने मीटर का पेड़ बनाएगा? 6/4 मीटर का पेड़ बनाएगा। तो अब कह रहा है कि 50 मीटर की लंबी छाया, तो 50 मीटर की जो छाया है स्तंभ की वो कितनी हो जाएगी? 6/4 गुणे 50, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 25 दूनी 4, 25 तिया, यानी उस पोल की लंबाई कितनी होगी? 75 मीटर होगी, तब वह 50 मीटर की छाया बना रहा हो, क्योंकि 6 मीटर पेड़ की जो लंबाई थी वो 4 मीटर की, यानी अपनी लंबाई से कम बना रहा था छाया। छाया कितनी बना? अपनी लंबाई से कम लंबाई की छाया बना रहा था। तो 75 मीटर लंबा पोल होगा और उस पोल की 50 मीटर की छाया बन रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर ए बी सी समानुपाती है तो क्या हो? तो ए बी सी अगर समानुपाती है तो ध्यान से देखो, ए बी और सी, अगर ऐसी इक्वेशन बनती, ए समानुपाती बी समानुपाती सी और समानुपाती, तो इसमें ए, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी और बी अपॉन सी, दो दो का पेयर बनाते बराबर बी अपॉन सी, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए सी। कहीं है बी स्क्वायर अपॉन ए सी? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 7700 है, तो एक संख्या कितनी है? 275 है, तो दूसरी संख्या, तो ध्यान से देखो, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ठीक, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो अगर हमें बी ज्ञात करना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो कितना है? 7700 गुणे 11 बटे पहली संख्या कितनी दी है? 275। काट लो इसको, देखो 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, कट गया। 25 तिया 75, 2 बच गया, और 25 अट्ठे 200, तो बी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 तिया 75। अब देखो, 2 का वैल्यू लेंगे, 2 बचेगा, 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 0 उतारा, और 25 अट्ठे, तो कितना हो गया? 308। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। कोई दिक्कत? कह रहा था दो संख्याओं का मासा दिया था, लासा दिया था, और एक संख्या दी थी, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें दूसरी संख्या निकाली थी बी स्क्वायर, तो ए को हम नीचे ले आएंगे, तो दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दिया और 275 से भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 308, और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कह रहा है एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 7500 रुपए है, 8% की बढ़ोतरी के बाद उसका नया वार्षिक वेतन क्या हो? यानी नया वार्षिक वेतन पूछ रहा है रुपयों में।
तो कह रहा एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन कितना है, वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन है 7500 रुपये। 8% की बढ़ोतरी हुई, तो 8% की अगर बढ़ोतरी हो गई इसमें, तो इसका मतलब है 8/100, यानी 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×5 = 20, यानी ये हमारा मूल वेतन होता है, ये हमारा मूल होता है, ये हमारा बढ़ोतरी होती है, क्या होती है, ये मूल होता है और ये बढ़ोतरी होती है। तो अब ध्यान दो, तो कितना बढ़ गया, 25 था और 2 बढ़ गया, यानी अगर 25 की वैल्यू कितनी है, 7500 है, तो कितना हो जाएगा, 25×3 = 75, यानी एक की वैल्यू 300 आ गई, और हमें निकालना है 27 की वैल्यू। किसकी निकालनी है भाई, 25, 25 पहले था और 2 बढ़ गया, तो 27 हो गया ना, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27×3 = 81, यानी 8100, कितनी हो जाएगी, 8100। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। तो अगर आपको इससे निकालना है प्रतिशत से, तो एक मेथड ये है, इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है, चलो दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि आप इस 7500 का 8% निकाल लें, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया, 8×5 = 40, यहाँ से लगाई 4, 8×7 = 56, 56 और 4 कितना होता है, 56 और 4 6, यानी 600 रुपए उसका बढ़ गया, 7500 का 600 रुपए बढ़ गया। तो अब इस 7500 में 600 और ऐड कर, हो गया 8100। तो आप चाहो तो इस तरीके से निकाल लो, और चाहो तो उस तरीके से निकाल लो, दोनों तरीके। क्वेश्चन नंबर अगला, 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 37%, किसी संख्या का 37% कितना है, 990.86 है, उसी संख्या का 19% का मान लगभग क्या होगा। तो संख्या थोड़ी और किस्म की दी हुई है, कह रहा है 37% का मान, 37% की वैल्यू कितनी है, 990.86 है, तो 19% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 19% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 990.86 गुणे 19 बटे, समझ में आया। इसको दशमलव हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ा लो। अब देखो ये लगभग में कटेगी, पूरी पूरी एग्जैक्ट संख्या नहीं कट रही है, तो जब इसको काटेंगे, इस संख्या को इससे काट देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 500 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 500 के आसपास आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कितना आएगा, लगभग 500 के बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, कौन सबसे बड़ी भिन्न है। अब इनमें हमें सबसे बड़ी भिन्न देखना है। तो हम पहले बता चुके कि अगर हमें भिन्न वाला सवाल आ जाए, कौन सा सवाल आ जाए, यदि भिन्न वाला सवाल आ जाए, अगर चारों भिन्न, ठीक है, जितनी भी भिन्न दी हुई हैं सबके अंश बराबर हैं, तो हमें हरों को देखना है। अगर अंश बराबर हैं तो हरों को देखेंगे, जिसका हर बड़ा उसका वह भिन्न छोटी, और जिसका हर छोटा वह भिन्न। अगर हर बराबर हैं तो अंश को देखेंगे, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। और अगर इन सब का अंतर बराबर हो, क्या हो, इन सब का अंतर बराबर हो, अंश और हर का अंतर बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, और जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटी। अब चौथा रूल क्या कहता है कि यदि, अब देखो इनमें अंश भी बराबर नहीं है और हर भी बराबर नहीं है, और इनका अंतर भी देखो तो अंतर भी बराबर नहीं, क्या अंतर बराबर है। तो चौथा केस क्या बनता है, जब अंतर बराबर ना हो, क्या हो, जब अंतर बराबर ना हो, तब क्या करते हैं, तब कुछ नहीं, इनके हरों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनके हरों का एलसीएम ले लेते हैं। अब इनके हरों का जब एलसीएम लेंगे, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, एलसीएम कितने का होगा इन सब का,
एलसीएम हो जाएगा 80 का। कितना हो जाएगा? एलसीएम हो गया 80। अब सब में 80 से मल्टीप्लाई क्या कर दो, सब में 80 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 पंचे 80, 13 पचे 65, 40 दूनी 80 और 31 दूनी 62, और 80 एकम 80, ये 63 आ गई, और 8 दाम 80 और ये 70 आ गई। तो अब ये बताओ कौन सी भिन्न बड़ी है सबसे? तो जो संख्या बड़ी होगी वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो 7/8 क्या हो जाएगी? 7/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या होगी? 7/8 सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर उससे छोटी कौन सी होगी? 13/16। उससे छोटी 63/80 और सबसे छोटी होगी 31/40। बताओ समझ में आया? आठवां सवाल। आठवां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा वह कम से कम संख्या क्या है जो 24 97 में जोड़ने पर उसका योगफल 5 6 4 तथा 3 से विभाज्य हो जाए। इस तरह के सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। यानी ये सोचो कि इस तरह का सवाल, एक सवाल तो आना ही आना है, हर एग्जाम में आता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में आता है। देखो इसमें करते क्या है, कह रहा वह कम से कम संख्या क्या है। तो कम से कम का मतलब क्या है कि वह कम से कम संख्या क्या है जो, यानी इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जिसमें हम इस संख्या में जोड़ देंगे, किसमें? 24 97 में जोड़ देंगे तो जो ये 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब है कि इनका हम या तो अलग अलग आप भाग करो, 5 से करो, 6 से करो, 4 से करो, 3 से करो। तो इनका एक सीधा सा सॉल्यूशन है कि इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? इनका एलसीएम ले लो। 5 6 4 3 का जो एलसीएम, अगर उस एलसीएम से वह संख्या पूरी कट जाती है तो इन सभी संख्याओं से वह संख्या कट जाएगी। तो 5 6 4 3 का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर हम 5 6 4 और 3 का एलसीएम निकालें तो निकालो एलसीएम, कितना हो जाएगा? 2 से काटो, 5 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60। यानी इनका एलसीएम कितना आ गया? इनका एलसीएम आ गया 60। अब इस संख्या में 60 से भाग दे दो, 24 97। ठीक, तो 24 97 भाग दे दो तो 6 दूनी 6 पंचे 20 और 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 पंचे 5 6 का 30 ज्यादा हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 बार में चला जाएगा, 24 हो गया, यहाँ बचा 9 और 7 को उतारा गया, कितनी बार में? एक बार में चला जाएगा, 60 हो गया, और यहाँ से 7 आ गया और यहाँ से। अब ये बताओ 37 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि वह 60 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 37 में अगर हम इस 23 को जोड़ देंगे, किसको जोड़ देंगे? इस 23 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और ये 60 पूरा पूरा कट जाएगा। यानी 23 एक ऐसी संख्या है, ये 23 एक ऐसी संख्या है जो 24 97 में जोड़ने पर यह जो संख्या जिनका इसका योगफल प्राप्त होगा तो वह संख्या 5 6 4 और 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? क्या कह रहा है? किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी तथा विकर्ण 6√10 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का परिमाप ज्ञात। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारा आयत है, एल बराबर कितना है? 3b है, और ये हमारा बी। मान लिया चौड़ाई बी है तो एल बराबर कितना हो जाएगा? 3b हो जाएगा। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण क्या होता है? यही होता है ना। तो विकर्ण बराबर हो जाएगा, यानी 6√10 बराबर, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, इस कोण के सापेक्ष। तो अगर इसको 3b मान लो तो इस कोण के सापेक्ष ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, या कर्ण बराबर होता है अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर और प्लस 9b²। फिर कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 10b² हो गया, 10b²। अब ये 10, ये 6 अंडर रूट 10 है, तो ये बताओ ये b बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 10 और गुणे b हो जाएगा। अंडर रूट 10 से अंडर रूट 10 कैंसिल, तो b बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और पूछा क्या है, आयत का परिमाप। b बराबर 6 आ गया तो l बराबर कितना हो जाएगा, 6 तियां 18। b बराबर 6 और 6 और l बराबर 18, तो हमें आयत का परिमाप कह रहा है, तो 2l प्लस b, यही तो परिमाप होता है। तो 2 इंटू l कितना है 18 और प्लस 6, तो 2 इंटू 18 6 24 और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बताओ कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने क्या किया कि विकर्ण निकाल लिया। विकर्ण का मतलब होता है अंडर रूट के अंदर, पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है, अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे हमने b की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू उठा के रख दिया। अब परिमाप का फार्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, अंडर रूट अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू दी है और गुणा में दी है। अब इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 0.005 का जो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, सॉरी 0.05 आ जाएगा, गुणे इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 15 का स्क्वायर होता है। किसका, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15.15 और 1.5 आ जाएगा। 15 15 हम 200। इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.00, तो इसमें 2 अंक घट जाएंगे, 0.01 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 15 पना 75 आ गया, और कितने अंक बाद 0.1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव, 2 अंक ऑलरेडी है, 3 अंक बाद दशमलव रख, यही हमारा आंसर है। तो है कहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा एक थैले का अंकित मूल्य 250 रुपए है, जिसे 200 रुपए में बेच दिया गया, तो छूट पूछ रहा है, कितनी छूट, छूट प्रतिशत। तब ये बताओ 250 की चीज है और उसको 200 में बेच दी, तो कितने रुपए की छूट मिली, छूट मिल गई 50 रुपए। और ये 50 रुपए की छूट किस पर मिली है, इस 250 पर ही मिली। और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कर, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, यानी 20। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, 10 16 एवं 30 का चतुर्थ समानुपाती है। तो चतुर्थ समानुपाती का मतलब होता है, देखो 1 सेकेंड समानुपाती, थर्ड और फोर्थ। और हम बता चुके हैं पहला का मल्टीप्लाई तीसरे से करते हैं, यानी सेकेंड गुणे थर्ड इक्वल टू फर्स्ट इंटू फोर्थ, ये इक्वेशन होती है। तो देखो क्या है, पहला दूसरा एवं तीसरा दिया है, चतुर्थ याद करना है। तो हमें पहला दिया है 10 अनुपात 16 समानुपात 30, इसको क्वेश्चन मार्क लगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से कर दें तो 16 गुणे 30 बराबर 10 गुणे क्वेश्चन मार्क। देखो 0 से 0 कैंसिल, 16 तियां 48, यानी जो चौथा है, जो चौथा समानुपातिक है वो कितना है 48। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए एवं बी को मिलाकर उसके पास 1210 रुपए है। यदि ए की धनराशि का 4/15 भाग बी की धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है, तो बी के पास कितनी धनराशि होगी। तो देखो ए एवं बी को मिलाकर, देखो मेन पॉइंट तुम्हारा यहीं से, बस यहीं से ये पकड़ में आ गया सब। क्या कह रहा है कि ए एवं बी को मिलाकर
ए प्लस बी, इन दोनों को मिलाकर धनराशि है 1210। यदि ए की धनराशि, अब क्या कह रहा है, ए की धनराशि का 4/15 भाग, बी की धनराशि का 2/5 भाग के बराबर है। बस यहीं से काम बन गया हमारा। तो ए बटे बी निकाल लें, तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, 2/5 गुणे 15/4 हो जाएगा। जब इसको उस तरफ ले जाएंगे ना तो बटे में चला जाएगा, तो देखो 2 दूना 4 और 5 तियां 15, यानी ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू 2 आ गई। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू यानी 5, यानी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 बराबर 5 की वैल्यू है 1210। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौके 20, फिर 1 बचा और 5 दूना 10, 242। बी के पास कितने हैं ना, तो बी की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 की कितनी हो जाएगी 4, 8, 4, क्योंकि 2 की वैल्यू के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, 8, 4। अगर हमसे एक ही पूछ लेता तो हम 3 की वैल्यू निकाल लेते, तो 2, 4, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1, 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 484। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, तो ये बी की वैल्यू हो गई और ये ए की वैल्यू। कह रहा दो ट्रेनों की चालों का अनुपात 9:11 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 440 किलोमीटर दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की चाल क्या होगी। तो देखो जो T1 है, यानी जो T1 है ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का अनुपात कितना है, ट्रेन T1 और T2 का अनुपात है 9:11। कह रहा है दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है, दूसरी ट्रेन यानी T2 कितना चलती है 8 घंटे में 40 कितना 440 किलोमीटर चलती है, 440 किलोमीटर चलती है। तब ये बताओ, ये हमारा समय दिया है, ये हमारी दूरी दी है T2 की, तो एस निकाल लें। क्या निकाल लें, एस निकाल लें, एस ऑफ T2 निकाल लें, कितना हो जाएगा, चाल बराबर, चाल ही तो पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय बटे 8, कितना हो जाएगा 8:45 और 8:45 यानी 55 किलो, कितना हो गया पर, यानी T2 की चाल कितनी है 55 किलोमीटर है, 55 किलोमीटर पर आवर, कितना है 55 किलोमीटर पर आवर। तो T2 की वैल्यू कितनी दी है 11, यानी 11 की वैल्यू दी है 55, यानी 11 गुणे 5, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 5 कर दो, 9×5 = 45। बताओ समझ आए कि नहीं आए, ना समझ में आया हो तो इस तरह निकालो। देखो 9 और 11, यानी 11 की वैल्यू कितनी दी है, 11 की वैल्यू 55 दी है, तो 9 की वैल्यू हमें निकालना है, 9 की वैल्यू निकाल लो, 55 गुणे 9 बटे 11, 11 पचे 55 और 5 45, इस तरीके से आ जाएगा। और रेशियो में वैसे भी जितना घटेगा उतना ही बढ़ेगा, हम पहले भी बता चुके हैं। तो ये 11 का 5 गुना है तो 9 का 5 गुना कर दो, 45 आ जाएगा। 45 है कहीं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक पहिए की त्रिज्या, मान लो ये पहिया है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 3.5, इसके द्वारा 200 चक्करों में तय की गई। तो देखो ये जो एक चक्कर है ना, मान लो एक चक्कर चला, तो बताओ क्या ये एक चक्कर इसकी परिधि नहीं है, क्या है ये परिधि। और जो तुम्हारा पहिया है या वृत्त है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, पाई का मान होता है और 3.5 दिया है, 7×5 = 35.5 और 5 दूना 10, यानी 10 आएगा और दशमलव लगाया गुणे 22, तो कितना आ गया 22। इसका मतलब है कि वह एक चक्कर में 22 मीटर चलता है। तो कह रहा है 200 चक्कर में, जब एक चक्कर में 22 मीटर चलता है तो 200 चक्कर में कितने मीटर चलेगा, कितने, अच्छा मीटर चलेगा, तो देखो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 4400 मीटर चला।
यानी 200 चक्करों में 4400 मीटर चला। क्या यहाँ पर 4400 मीटर है? नहीं है। तो हम इसको किलोमीटर में चेंज करके देखते। किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हमारा किलोमीटर में चेंज होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लगा दी, 4.4 किलो। कितना हो जाएगा? 4.4 है कहीं? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, जल्दी बताओ। सवाल नंबर 16 कह रहा बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या क्या हो। यानी ये चार संख्याएं दी, इनमें से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता करनी। तो देखो इस तरह के सवाल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए सबसे पहले हमें डिजिट गिनने हैं कि अंकों में कितने डिजिट है। क्या अंकों में डिजिट बराबर हैं? और अंकों में डिजिट बराबर नहीं है तो जिसमें डिजिट कम होंगे वह संख्या छोटी होगी, जिसमें डिजिट ज्यादा होंगे वह संख्या बड़ी होगी। बस दशमलव ना लगाओ। देखो ध्यान से, जैसे 1 2 3 4 5 डिजिट इसमें है, 5 डिजिट इसमें है, 5 डिजिट और 5 डिजिट इसमें है। यानी डिजिट की संख्या सब में क्या है? 5 5 है। 5 5 अंक हैं पूरी संख्याओं में। तो अब हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड से, कहां से? लेफ्ट हैंड साइड से देखना शुरू करना है। अगर डिजिट बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की संख्या सबसे ज्यादा होगी, सबसे बड़ी होगी, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। इसमें देखो 5, देखो 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 है, तो इनको हमें देखना नहीं है अभी, क्योंकि ये 2 है ये 1 है, तो ये अभी ये छोटी होंगी। फिर हमें क्या करना है? 8 देखना है, तो इसमें 8 है और इसमें 4 है। यानी इन दोनों संख्याओं से ये संख्याएं तो छोटी ही है, लेकिन अब इन दोनों संख्याओं में से ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी संख्या यही हो गई, 58019। अब सबसे छोटी संख्या यानी इससे छोटी ये वाली होगी। तो अब इन दोनों में कंपेयर करें तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी सबसे छोटी हमारी संख्या यही होगी। तो क्या हो जाएगा? 13007। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यानी यह सबसे बड़ी संख्या और यह सबसे छोटी संख्या। फिर कह रहा है 20 किलोमीटर 5 डेकामीटर और 7 मीटर का दशमलव संकेत। यानी 20 किलोमीटर अलग दिया है, 5 डेकामीटर अलग दिया है और 17 मीटर अलग दिया है। यानी सबको हमें क्या करना है? इनको ऐड करना है। और किसमें? किलोमीटर में पूछ रहा है, किलोमीटर में क्या हो। क्या कह रहा है? किलोमीटर में क्या हो। तो देखो ये तो 20 किलोमीटर है ही, इस डेकामीटर को हम किलोमीटर में बदल लें तो 100 डेकामीटर, 100 डेकामीटर क्या होता है? 100 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 5 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 5/100 किलोमीटर बराबर 0.05 किलोमीटर हो गया। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.05 किलोमीटर। अब 17 मीटर का देख लो तो 100 मीटर बराबर होता है, सॉरी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर के। तो 17 मीटर कितना हो जाएगा? 17/1000 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 0.017 किलोमीटर। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.017 किलोमीटर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, तीनों को, तो 20 किलोमीटर और इसमें इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 760.20। बताओ यही आएगा कि नहीं आएगा? सबको ऐड कर दिया हम, सबको एक ही यूनिट में चेंज कर लिया और सबको ऐड कर दिया, तो इसको और इसको जोड़ा तो ये आ गया 0.67। और 20 किलोमीटर पहले से था तो 20.067 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कौन एक के बराबर है? एक, अब इनमें से एक के बराबर कौन है? यानी किनको हम काट पीट दें तो एक आ जाएगा। क्या करते हैं? किनको हम काट पीट दें तो एक आ जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसमें 0 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 6×7=42, 7 7 1/100 आएगा। तो ये तो होगा नहीं। इसको देखो,
देखो दशमलव से दशमलव हटाओ, हट गया। और ये तो देखो एक ही लिखा, 1.0 है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो एक ही। तो 6 सत्ते 42 और 7 एकम 7, यानी 1/1 बराबर 1। तो ये तो एक आ गया और यही सही है। यानी कौन एक के बराबर है, तो हमारा यही दो, ऑप्शन नंबर 2 ही एक के बराबर। इसमें देख लो, देखो दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव नीचे 10 आ गया, 6 सत्ते 42 और 7 एकम 7, तो ये 1/100 आएगा, ये भी नहीं है। दशमलव से दशमलव हटाओ और इस दशमलव से एक जीरो और बढ़ा लो, 6 सत्ते 42, फिर वही आ जाएगा 1/, क्या आ गया 1/100। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको भिन्नात्मक रूप में लिखो। तो देखो 2.25 क्या है, 2.25 बटे, दशमलव हटाएंगे 100 लगा लो, 25 चौको 100, 25 नम्मा 125 और 4 एकम 4 दूनी 8, एक बचा शेष और 4, यानी दो सही 1/4। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। कोई दिक्कत परेशानी? सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, 1800 के 4% का 15% का दशमलव समतुल्य। तो देखो इस तरह के सवाल बड़े ध्यान से लगाने होते हैं। कह रहा है 1800 का, 1800 के 4%, 4/100, इसका कितना 15%, तो 15/100 हो गया। तो देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, आगे क्या हो जाएगा, 18 चौको 72, 72 गुणे 15/100, 15 दूनी 30 की जीरो, हासिल लगाई 3, 15 सत्ते 105, 5 3 8, तो 108/100, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी 10.8, कितना हो जाएगा 10.8 है कहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। सवाल नंबर 21 क्या कह रहा है, एक हार का 25 ग्राम 35 ml, एक हार का भार 25 ग्राम और 35 मिलीग्राम है। एक चूड़ी का भार 15 ग्राम और 5 मिलीग्राम है। एक अंगूठी का भार 10 ग्राम और 450 मिलीग्राम। सबसे पहले देख लें कि देखो पहले ग्राम ग्राम की वैल्यू ऐड कर लो, क्या कर लो, ग्राम ग्राम की, और इस तरफ मिलीग्राम। तो देखो सबसे पहले ग्राम ग्राम की वैल्यू लिख लें। ग्राम कितना है, हार का कितना है, देखो हार का है 25 ग्राम, 25 ग्राम लिख लिया। फिर चूड़ी का है 15 ग्राम, इसके बाद अंगूठी का है 10 ग्राम, यानी ये वैल्यू किस में दी है, ग्राम में, तो ये 50 ग्राम हो गई। अब मिलीग्राम में देख लें तो 35 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम, और इसके बाद 450 मिलीग्राम, कितना 450 मिलीग्राम। देखो कितना हो जाएगा, 5 5 10 की जीरो, हासिल लगाइए 5 3 8, 8 1 9 और 4, यानी 490। और 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। तो जब 1 ग्राम बराबर कितना, ये मिलीग्राम है ना, तो कितना हो जाएगा, जब 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा बताओ, इसमें 1000 का भाग दे दो, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 अंक बाद दशमलव बराबर 0.49, 49 ग्राम में बदल गया। किसमें बदल गया, ग्राम में बदल गया। तो अब ये भी ग्राम में और वो भी ग्राम में, दोनों यूनिट सेम हो गई, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 50 और प्लस 0.49 बराबर 50.49 ग्राम, कितना आ जाएगा 50.49 ग्राम। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी? सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, 2 किलोमीटर का चाल किसके बराबर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ये किसके बराबर है? तो ध्यान से देखो, 2 किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटे में कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है, और हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो कितने मीटर होते हैं, देखो 1 किलोमीटर में 1000, तो 2 किलोमीटर में 2000,
और घंटा है, घंटे को सेकंड में बदलना है। देखो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 36 गुणे 60 गुणे 60 भी कर सकते हैं भाई। 60 मिनट और 8 मिनट, 1 मिनट का 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 2000/36। है कहीं? 2000/36। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका और भी सॉल्व हो सकता था, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 4×5 = 20, 4 नाम 36, तो 5/9 भी आ सकता था आंसर। तो अब नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या था? ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो और हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस सेशन का लाभ मिले। ठीक है, जय हिंद।